दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और उसमें भी पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप और उसमें भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था हल्दी काठी और हल्दी काठी के बाद में क्या हुआ और लास्ट में अपन ने पढ़ लिया था भामाशाह के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भामाशाह है, भामाशाह को क्या कहा जाता था? मेवाड़ का कर्ण कहा जाता था। मेवाड़ का कर्ण कहा जा सकता था या फिर कह सकते हो मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। फिर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में सैन्य जीते अकबर ने, तो पहला मैंने बता दिया मानसिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को और कुतुबुद्दीन खां को भेजा, वह भी असफल रहा। तीसरा अकबर खुद आया। फिर उसके बाद में तीन अपन ने और शाहबाज के जो सैन्य अभियान का डिस्कशन कर लिया था। यानी सैन्य अभियान देखो 15 अक्टूबर को आया था, 15 अक्टूबर 1577 को आया था। फिर वापस कब आया था? तो 15 दिसंबर 1578 को आया था। फिर बात करें तो कब आया था? तो अप्रैल 1579 को आया था। तो 3 बार आया था और 3 बार आने के बाद में फिर किसको भेजा जाता था? तो फिर किसको भेजा गया? तो फिर भेजा गया भामाशाह द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। कब भेजा गया? 1580 में भेजा गया। 1580 में भेजा गया। और ये अपना केंद्र किसको बनाता है? तो ये अपना जो केंद्र है वह शेरपुर को बनाते हैं। इसको बनाते हैं शेरपुर को अपना क्या बनाते हैं? केंद्र बनाते हैं। और फिर इस पे अटैक करते हैं। कौन करते हैं? अमर सिंह जी इस पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अमर सिंह का अटैक होता है और फिर वह उनको हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परास्त कर देते हैं। किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को। उनके जो परिवार को क्या बना देता है? बंधक बना देता है। परिवार को क्या बना देता है? बंधक बना देता है, जिसमें उनकी अब्दुल रहीम खान खाना की बेग में और पुत्र वधुए या फिर कह सकते हो पुत्रियां भी थी, जिनको पकड़कर अमर सिंह कहाँ पे लेके जाते हैं? प्रताप के दरबार में लेके जाते हैं। लेकिन प्रताप उस समय कुद्र हो जाता है कि क्या मैंने आपको ऐसे संस्कार दिए। फिर प्रताप वापस उसको ससम्मान लौटाने की व्यवस्था करता है, जिसके कारण अब्दुल रहीम खान खाना नतमस्तक हो जाता है। क्या हो जाता है? नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे हमारे प्रताप थे जिन्होंने संस्कारों को भी हल्के में नहीं लिया, संस्कारों के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो ऐसे हमारे प्रताप थे और जिनके मुरीद कौन हो गए थे? अब्दुल रहीम खान खाना। और फिर उन्होंने वापस आगरा की तरफ प्रस्थान कर दिया था और वहाँ पे उनकी प्रशंसा के पुल बांधे थे। तो ऐसे थे हम ये प्रताप और उनके ये जो खान खाना। फिर अपन बात करते हैं तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट युद्ध होता है वह होता है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का। अब दिवेर के बारे में पढ़ते हैं। दिवेर कहाँ आया? अब देखो, मैं थोड़ा इससे पहले और डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रताप ने इस समय जंगलों में रह रहे थे, कुंभलगढ़ के आसपास रह रहे थे, गोगुंदा वाले बेल्ट में रह रहे थे और
जो अकबर है, अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए उन्होंने 4 चौकियों की व्यवस्था की। वे चौकियां कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। तो पहली चौकी का नाम था दिवेर, और दिवेर कहां पे आया हुआ है? राजसमंद। कहां आया हुआ है? राजसमंद। दूसरी जो चौकी थी वह कहां थी? देवल में थी। कहां पे थी? देवल में। और देवल कहां पे आया हुआ है? तो देवल आया है डूंगरपुर में, यानी बिलों पर नियंत्रण के लिए। तीसरी चौकी की बात करें तो वह है देसुरी। कौन सी है? देसुरी। और देसुरी कहाँ आया हुआ है? पाली में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? पाली में आया हुआ है। चौथी चौकी की बात करें तो वह है देवबारी। कौन सी? देवबारी। कहाँ आया है? उदयपुर में आया है। अब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ का जो सूबेदार होता है वो कौन होता है? तो सुल्तान सैरिमा खां। कौन होता है? सुल्तान सैरिमा खान होता है। और उस पे जो अटैक होता है वो किसका होता है? महाराणा प्रताप और उसके बेटे अमर सिंह जो उसका नेतृत्व करते हैं, हरावल का नेतृत्व करते हैं। कब करते हैं? इसके ऊपर आक्रमण कब करते हैं? अटैक करते हैं तो अक्टूबर 1582 को अटैक करते हैं। और यहाँ पे सुल्तान जो सैरिमा खां है वह मारा जाता है। यहाँ पे जो सुल्तान सैरिमा खान है वो मारा जाता है। और कहा जाता है कि जो सैरिमा सुल्तान खान था उसका एक टोप था और टोप के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही अमर सिंह उसके ऊपर अपना जो भाला फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं, तो वो इसके टोप को चीर के इनके शरीर में से होके, इनके घोड़े में से होके धरती इन पे, यानी ये घोड़े पे बैठे थे, ये क्या बैठे थे? घोड़े पे बैठे थे। तो सीधी सी बात है कि इनका जो भाला है वह सीधा कहाँ पे? उसके सैरिमा सुल्तान खां के टोप से होकर, उसके शरीर के बॉडी से होकर, उसके घोड़े के अंदर से होकर सीधा जमीन में घुस जाता है। तो ऐसे इनकी शक्ति थी, तो ऐसे अमर सिंह थे। तो यहाँ इसके कारण अमर सिंह है वो इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता है। अमर सिंह क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। और यहीं से महाराणा प्रताप की जो वीरता के चर्चे आरंभ हो जाते हैं। और इस युद्ध को महाराणा प्रताप की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध था दिवेर का युद्ध। कहाँ पे था? दिवेर। और दिवेर कहाँ पे आया हुआ है? राजसमंद। और राजसमंद यानी कह सकते हो कि देसुरी की नाल है, उससे नीचे की तरफ जाते हैं तो ये दिवेर का मैदान आता है। और यहीं पे परास्त किया था सुल्तान सैरिमा खान को। और अमर सिंह प्रसिद्ध हो गया था और प्रताप की वीरता का प्रतीक इसे माना जाता था। अब बात करते हैं तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। अब भाई मैराथन क्यों कहा था? प्रॉब्लम हो गई, समझना तो पड़ेगा।
तो देखिए मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये थोड़ा मैं हटा देता हूं पहले, फिर समझते हैं इसको। तो फारस और एथेंस के बीच में, किसके किसके बीच में, फारस और एथेंस के बीच में लड़ाई लग जाती है। क्या लग जाती है, लड़ाई लग जाती है। यहाँ का शासक कौन था, तो हिप्पियस। कौन था, हिप्पियस। और यहाँ का शासक कौन था, तो एल्टियर्स। एल्टियर्स यहाँ का शासक था। इसके पास में, एल्टियर्स के पास में मात्र 10,000 सैनिक थे, और इसके पास में फारस के पास में विशाल सेना थी। क्या थी, मेवाड़ किसकी, मेवाड़ के मैराथन की बात कर रहे हैं, केवल मैराथन की बात कर रहे हैं, फिर ये तो उसकी उपाधि है। तो ये जो मैराथन है वो फारस और एथेंस के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व एल्टियस कर रहा था, और इस फारस का नेतृत्व हिप्पियस कर रहा था। इसके पास में विशाल सेना थी, और एथेंस के पास में केवल 10,000 सैनिक थे, और उन्होंने बिना स्पार्टा की सहायता के, स्पार्टा उस समय एक जो सैनिक लड़ाकू से लैस था, उनकी हेल्प लिए बिना एथेंस ये के जो ये 10,000 सैनिक इस हिप्पियस की विशाल सेना पे टूट पड़ते हैं और अंत में विजयी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटी सी सेना के बल पर विशाल सेना को परास्त किया। उसी प्रकार प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के बल पर जो सुल्तान खान की जो सबसे बड़ी सेना थी उसको रोध डाला था और हरा डाला था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। फिर बात करें उदारता की, तो जब सुल्तान खां ढेर हो जाता है और अंत में जब वह पानी के लिए पानी करता है, तब महाराणा प्रताप उसके पास में जाते हैं और महाराणा प्रताप उसको पानी पिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रताप थे जिन्होंने अंतिम समय में भी, जो सुल्तान खां के साथ में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पानी पिलाया। पानी पिलाना एक बड़ी बात थी, और ये जो किस्सा है वह प्रसिद्ध हो गया था। तो ये अपन ने पढ़ा दिवेर के युद्ध के बारे में, देख लीजिएगा एक बार। तो ये देखिएगा, अब ये हो जाता है आपका कि कौन कौन से कहाँ पे चौकियां बनाई, और ये सुल्तान सेरिमा को कैसे परास्त किया। अब अपन तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन क्या देखते हैं कि अब देखो, अब्दुल रहीम खान खाना चला गया, सेरिमा खान ये भी परास्त हो गया। तो अब क्या है, तो अब आखिर कौन सी घटना घटी। तो देखिएगा, इसके बाद में जो घटना घटी है वह है कि अकबर ने अब अपना अंतिम सैन्य अभियान भेजा। और अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अंतिम जो सैनिक अभियान भेजा गया था, वह भेजा गया था जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया। ये देखिएगा, कछवा वंश यानी जयपुर आमेर से रिलेटेड था, और इसको किसने भेजा था, अकबर ने भेजा था। कब भेजा था, तो इसको भेजा गया था 1584 में भेजा गया था। महाराणा प्रताप के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने हेतु भेजा था। लेकिन क्या होता है, वह भी सफल नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान करता है। लेकिन ये जो है सैन्य अभियान, वह कौन सा है, अंतिम है, अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान था।
जिसमें यह जगन्नाथ सफल नहीं हो सका, तो फिर महाराणा प्रताप ने भी अपना जगन्नाथ से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो आमेर रियासत है उसकी एक छोटी सी जो एक मालपुरा के ऊपर अटैक कर देता है और उसको अधिकार में ले लेता है। और वहाँ पे एक जो शिव जी के मंदिर की स्थापना करवाता है, शिव जी के मंदिर की क्या करवाता है, स्थापना करवाता है। तो ऐसे थे हमारे प्रताप, जिन्होंने जगन्नाथ कछवा के 84 के जो अभियान को असफल कर दिया था। अब देखो ये भी वापस रिटर्न टिकट लेके चला जाता है आगरा। अब अकबर हताश हो चुका था कि महाराणा प्रताप कोई हल्की चीज नहीं है, ये वजनदार लोह पुरुष है, इससे टक्कर लेने के लिए अपन के पास में छोटी छोटी कार्रवाई या छोटी छोटी सेना भेजना व्यर्थ है। हम बड़ी सेना एकत्रित करेंगे, फिर महाराणा प्रताप के ऊपर दावा बोलेंगे। लेकिन अब उन्होंने फिर अपना जो ध्यान है वो कहाँ पे केंद्रित कर दिया, अकबर ने कहाँ पे, दक्षिण भारत में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अब महाराणा प्रताप इस साइड क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं अकबर की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने जो खोए हुए प्रदेश थे उनको वापस जीतना आरंभ कर लिया। क्या कर लिया, जीतना आरंभ कर लिया। और एक फिर आज दिन तक तो कहाँ पे थी, कुंभलगढ़ राजधानी, आवरगढ़ के बाद कुंभलगढ़। फिर इन्होंने क्या करते हैं कि 1585 की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, चावंड पे आक्रमण करते हैं। किस पे आक्रमण करते हैं, चावंड पर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ का जो अधिकारी कौन था, लूणा चावंडिया था। कौन था, लूणा चावंडिया था। उसको क्या करते हैं, परास्त करते हैं और चावंड को अपनी क्या बना देते हैं, राजधानी बना देते हैं। किसको, चावंड को। कब, 1585 जो लगातार 28 सालों तक राजधानी रही। 28 सालों तक यूं कहे तो, यानी 1585 से स्टार्ट होकर 1613 तक, यानी कह सकता हूं कि जो चावंड राजधानी रहा वह 1585 से लगाकर 1613, यानी 28 सालों तक चावंड अगली राजधानी रहा था। और बात करें कि चावंड में ही उन्होंने एक चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। ध्यान रखना, चामुंडा माता का मंदिर चावंड में किसने बनाया था, तो चामुंडा माता का मंदिर ये प्रताप ने बनाया था। और थोड़ी इन्होंने चित्रकला में भी रुचि दिखाई और यहाँ पे उन्होंने एक मुगल चित्रकार नसरुद्दीन को चरण दी थी। वह बहुत ही शानदार चित्र बनाता था, यानी कहा जाए तो 6 राग और 36 रागिनियों के वह चित्र बनाया करता था। ऐसा धुरंधर वह चित्रकार था। कौन था, नसरुद्दीन। तो मेवाड़ में चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वह कहाँ से हुआ था, चावंड में। किसने किया था, अकबर ने। किससे करवाया था, नसरुद्दीन को चरण देके। तो ये हो जाता है। फिर बात करते हैं तो महाराणा प्रताप अब क्या करता है कि उनकी मृत्यु कब होती है उसके बारे में पढ़ लेता है। तो जब तक उनकी मृत्यु होती है वह अपने मांडलगढ़ जो भिलवाड़ा में आया हुआ उसको छोड़ के
और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर बाकी जितना भी मेवाड़ था उस पर वापस आधिपत्य कर लिया था महाराणा प्रताप ने, केवल 2 छत्र को छोड़ के। तो अब मृत्यु कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु है किसकी? महाराणा प्रताप की, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। महाराणा प्रताप की मृत्यु, अब देखिएगा क्या होता है। क्या होता है? 19 जनवरी 1597 को क्या होता है? महाराणा प्रताप की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये अमर बलिदानी शहीद हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का रीजन क्या था? तो क्या कर रहे थे? वे अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। धनुष पर जो प्रत्यंचा होती है वो चढ़ा रहे थे, लेकिन प्रत्यंचा टूट जाती है और उसका जो नुकीला भाग है वो पेट में लग जाता है। पेट में लग जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। महाराणा प्रताप इस घाव को छिपाए रखते हैं और सही समय पर उसका इलाज नहीं करवाते हैं, लेकिन छिपा देते हैं उस घाव को, क्योंकि उनको पता था कि अकबर शांत बैठा है और मेरे को केवल अब चित्तौड़ की विजय के करीब हूँ, चित्तौड़ को मैं प्राप्त कर लूँगा, अटैक कर लूँगा, जल्दी प्राप्त कर लूँगा, वो इस चक्कर में थे। लेकिन उन्होंने अपने घाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो घाव बढ़ता गया और इस चक्कर में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो चावंड में होती है। कहाँ पे होती है? चावंड में होती है। उनका जो दाह संस्कार कहाँ किया जाता है? तो उनका दाह संस्कार बारडोली में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बारडोली में किया जाता है। और बारडोली में संस्कार कर दिया जाता है और वहीं इसके 8 खंभों की छतरी है। वहीं पे इसकी कितनी? 8 खंभों की क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और यहाँ पे ही पास में क्या बना हुआ है? केचड़ बांध बना हुआ है, केचड़ डैम बना हुआ है। और बात करें ये 8 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? तो ये भामाशाह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? भामाशाह, वही मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का कर्ण, उसने बनाई थी। चलिएगा, तो ये देखो, एक बार इसको देख लो। तो देखिएगा, अब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1597 को। बारडोली का अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे इसकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। साहित्यिक रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही खूबसूरत प्रताप के बारे में, प्रताप की वीर गाथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चैनल है आपका चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इसका प्रचार कीजिए। धन्यवाद।